आज हम उस बच्चे से बात करने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन के हर मोमेंट पे, हर मुकाम पे कामयाबी हासिल की। पहले बैंक पीओ क्लियर किया, फिर एसएससी क्लियर किया, फिर यूपी पीसीएस क्लियर किया और आज यूपीएससी 2024 में रैंक 205 के साथ है। स्टार्टिंग के अटेम्प्ट इतने सीरियस नहीं थे। मैं एग्जाम देने जाता था, मुझे थोड़ा सा पढ़ता था, मुझे लगता था ये तो हो जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स बहुत ट्रिकी है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 6-6, 7-7 साल तक यूपीएससी की लगातार तैयारी करते रहते हैं और फिर उसको वो कामयाबी नहीं मिलती, तो उसके बाद उसका जो बैकअप प्लान है वो काम नहीं कर पाता। कभी कभी आपको सच को स्वीकार करना चाहिए सर, और भी चीज़ें करनी चाहिए। सिर्फ देश एक सरकारी नौकरी से आगे नहीं बढ़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी पड़ेगी, अदर फील्ड्स में काम करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे बच्चों, हम एसएससी की तैयारी कराते हैं और आज का जो पॉडकास्ट है वो एसएससी के लिए बहुत गौरव का क्षण होगा, क्योंकि एक बच्चा ऐसा जिसने 2017 में बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया, 2017-18 में ही एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर हुआ और एज ए पोस्ट ऑफ एएसओ उसने ज्वाइन किया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद 2020-21 में मेरे बच्चों 21 में उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ यूपी पीसीएस में। उसने यूपी पीसीएस ज्वाइन किया, 6 महीने बकायदा नौकरी की। आप समझते हैं पीसीएस की वैल्यू क्या होती है। लेकिन उस बच्चे ने फिर से क्या किया, उस पीसीएस की जॉब को छोड़ा और छोड़ के वापसी से एसएससी की जॉब को ज्वाइन किया, एएसओ जिस पर वो काम कर रहा था। और आज हम जिस बच्चे के साथ बैठ रहे हैं ये वही बच्चा है। अब 2024 में यूपीएससी में इसका बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और इस बच्चे की रैंक है 205। तो मेरे बच्चों, आप सब आज ये बात जान पाएंगे कि जब हम किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए शुरुआत करने का सही तरीका क्या होगा। बहुत बार हम बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं जीवन में और कई बार जब हम उस चीज में कामयाब नहीं हो पाते तो उसका फेल्योर इतना बुरा होता है जिसके परिणाम को सोचकर भी डर लगता है। तो मेरे बच्चों, आज हम उस बच्चे से बात करने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन के हर मोमेंट पे, हर मुकाम पे कामयाबी हासिल की। पहले बैंक पीओ क्लियर किया, फिर एसएससी क्लियर किया, फिर यूपी पीसीएस क्लियर किया और आज यूपीएससी 2024 में रैंक 205 के साथ है। तो स्वागत है सत्यम आपका। थैंक यू सर। और ये पहला बालक है जो एसएससी का आज चढ़ा है जिसका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। तो सत्यम, आपको बहुत बहुत मुबारक बच्चे। धन्यवाद सर। तो मुझे मेरा पहला सवाल यही है कि पीसीएस के लिए लोग इतना सोचते हैं और एसएससी में आपका सिलेक्शन हो रखा था, वो भी पोस्ट थी एएसओ। आप पीसीएस को छोड़ के वापसी एएसओ क्यों किया, उसका कारण बताना मुझे। सर, मैंने एएसओ के साथ साथ ही पीसीएस की तैयारी की थी, तो ऑब्वियस था कि मैं चाहता था कि पीसीएस में जाऊं और एएसओ से छोड़ के जाऊं। लेकिन जब मैं पीसीएस में गया तो 2-4 चीजें थी। एक तो थोड़ा सा प्रमोशनल एस्पेक्ट था जिसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ी। सेकंड, मतलब एसएससी के प्रमोशन ज्यादा अच्छे लगे? सर, मैं जिस पोस्ट पे था एएसओ पे, तो उधर प्रमोशन ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा। और जबकि पीसीएस में तो 20-20 साल प्रमोशन नहीं होते सर। और दूसरा वर्क कल्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वर्क कल्चर है सर, वो काफी अच्छा है सर। मतलब कलीग्स अच्छे मिलेंगे आपको, वर्क जो कर रहे हो आप वो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा आप पॉलिसी बना रहे हो, आप एक तरह का एक पिलर है एएसओ जो है वो सीएसएस का। लेकिन पीसीएस में क्या होता है, वर्क कल्चर मुझे मतलब उसके हिसाब से अच्छा नहीं लगा। कलीग्स भी सर मोस्टली लोकल ही थे, जबकि आप सेंट्रल में जाते हैं तो आपको हर तरह से देश के हर जगह के कलीग मिलते हैं। और साथ ही साथ मेरा कुछ अपना भी इशू था। मैं मथुरा का हूँ तो दिल्ली पास था, वहाँ ट्रांसफरेबल जॉब थी। और पोस्टिंग आपकी जो यूपी पीसीएस के थ्रू आई वो नोएडा आई? सर, मैं नोएडा अथॉरिटी में था, फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफिसर। यस सर। वैसे तो लोग कहते हैं कि अथॉरिटी एक बार मिल जाए तो फिर जाता कौन है? कोई नहीं जाता था वहां तो सर एक्चुअली लोग आने के लिए पैसे देते पूरा हैं। तो लेकिन सर मेरा कभी पैसे के प्रति इतना नहीं रहा, क्योंकि हमेशा तभी आज यूपीएससी में रैंक 205 आई। जी सर, मेरा हमेशा एक गोल था कि नहीं यूपीएससी करना है, और उसका एक रीजन था कि नहीं मुझे किसी अपने जीवन में किसी 1-2 बंदों की ऐसी सेवा करनी है कि मैंने उनके जीवन में कुछ इफेक्ट डाला। बाकी शायद वो उधर नहीं पता देखिए, ये अच्छी चीज होती है कि जब आप सोच से ईमानदार होते हैं और अंदर से ईमानदार होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है।
अच्छा, मुझे एक बात बताना सत्यम कि यूपी पीसीएस में जो आपका सिलेक्शन है, क्योंकि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, रैंक 205 आना वो बड़ी बात है, उस कहानी पे मैं आऊंगा, लेकिन यूपी पीसीएस में जो सिलेक्शन हुआ वो हुआ 5400 ग्रेड पे, है ना? और एसएससी में जो आपका सिलेक्शन हुआ वो हुआ 4600 ग्रेड पे 4600, फिर 4800, फिर जाके 5400 पे पहुंचना था। जी सर। तो मैं एएसओ के टर्म में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एएसओ में प्रमोशन अब आपके हिसाब से कैसे चल रहे हैं, कितने कितने साल पे किस किस पोस्ट पे प्रमोशन हो जाता है? सर एएसओ में आप लगते हैं, उसके 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एसओ का एग्जाम देने के लिए। तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं एज पर सैंक्शन डिस्टेंस जो होती है। आपको वो एग्जाम क्लियर करना है। आपने अगर वो एग्जाम क्लियर कर दिया तो आप तुरंत 4800 गेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ 4 साल बाद आप 5400 ग्रेड पे आ जाएंगे, जो कि लेवल 10 की होती है। उसके लिए फिर से टेस्ट देना होगा या वैसी प्रमोशन है? उसके बाद कोई टेस्ट नहीं होता। अच्छा। उसके बाद फिर जो टाइम लाइन है प्रमोशन का उसी हिसाब से होता है। फिर 8 साल में अंडर सेक्रेटरी, मतलब 4 साल के बाद आप 5400 होते हैं, उसके 4 साल बाद फिर आप अंडर सेक्रेटरी हो जाते हैं। तो मतलब एसओ बनने के 8 साल बाद अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी से डीएस बनते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, वो बनते हैं 6 साल 7 साल में। उसके बाद डायरेक्टर बनते हैं, वो उसका भी 4-5 साल का टाइम होता है। और अगर टाइमली सब कुछ होता गया और आप कम एज में ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, जो कि आईएएस के लिए या ग्रुप ए सर्विसेज के लिए रिजर्व होती है, जो बाहर से आते हैं। और आपकी एज क्या थी जब एएसओ ज्वाइन किया, या 2018 में जो एग्जाम दिया आपने तब? तब तो सर मेरी 21 साल ही थी। तो बढ़िया एज में ज्वाइन। जी सर, मैं अगर मेरा टाइमली प्रमोशन सारा होता तो मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जा सकता था। और अभी जब आपने यूपी पीसीएस का एग्जाम किया और जब यूपी पीसीएस के थ्रू आपने ज्वाइनिंग की, उस समय तक कितनी साल की नौकरी हो चुकी थी एसएससी के थ्रू एएसओ में? सर उस टाइम तक तो 2-3 साल की हुई थी अगर देखा जाए। लेकिन क्योंकि हमारा 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी डिले हो गया था ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसलिए डीओपीटी ने हम लोगों को 1 साल का 1.5 साल का एक टाइम पीरियड दिया। जब नोटिफिकेशन आया था तो 1 जुलाई 2018 से हम लोगों की सर्विस काउंट की गई। तो इस हिसाब से 5 साल 2023 में होते हैं। तो 23 में मैं 1 जुलाई 23 में एलिजिबल था एसओ बनने के लिए, और मेरे बैच के लोग बने भी। अच्छा, बन भी गए? जी, बन गए। अच्छा, मुझे एसओ के बारे में बताना कि जो टेस्ट होता है डिपार्टमेंटल जो टेस्ट होता है, उसमें पूछा क्या क्या जाता है एसओ में? उसमें सर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, उनके रूल्स जो होते हैं वही पूछे जाते हैं। एनी जॉब सर्विस में कर रहे होते हैं काम उसी पे रिलेटेड? जी सर, उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस, लीव रूल्स से लेके एलटीसी से लेके परचेसिंग से लेके फाइनेंशियल रूल्स, बहुत कुछ पूछा जाता है। साथ ही साथ एक पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का भी होता है, तो पॉलिटी भी पूछी जाती है। तो वो डेस्क्रिप्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है? सर 3 पेपर होते हैं, 2 एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और एक डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको नोट लिखना होता है, ड्राफ्ट बनाना होता है और प्रीसी लिखना होता है और गद्य भी होता है, मतलब। तो लगभग कितना परसेंटेज रिजल्ट रहता होगा? जैसे 100 बच्चे अगर दे रहे हैं मान लो एग्जाम, तो उसमें कितने लगभग क्वालिफाई कर लेते हैं? सर डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी है। अच्छा। 17 में तो मुझे लगता है करीब 2000 से 2500 बच्चों ने टेस्ट दिया होगा। अच्छा। हाँ 2500, क्योंकि पिछले बैच के भी सारे एलिजिबल ही होते हैं। और उसमें से कितने बच्चों को क्लियर हुआ? 2500? सर करीब 300 बच्चों का। और इसमें ऐसा भी होता है कि सीनियरिटी वाइज जैसे जैसे कोई सीनियर होता रहता है तो उसके भी कुछ नंबर मिलते हैं, या ऐसा नहीं होता? नहीं सर, नंबर नहीं मिलते, लेकिन उसका ड्यू हो जाता है प्रमोशन। और अगर मान लो कोई टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया, फिर उसको सीनियरिटी वाइज कब प्रमोशन मिलेगा? सर जैसे एएसओ से एसओ बनने के लिए 8 साल चाहिए। अच्छा। और अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो आप 5 साल में बन जाएंगे। अच्छा। तो आप अपने बैच से 3 साल पीछे हो जाएंगे अगर आपने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा, दूसरा एक मुझे चीज और भी बताना कि जो एएसओ टेस्ट दे के क्लियर हो रहा है और एक एएसओ जो सीनियरिटी वाइज आया है, दोनों के काम के कल्चर में बाद में चेंज हो जाता है। जैसे मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, जैसे मेरे फादर साहब दिल्ली पुलिस में थे, तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल से जब आप भर्ती होते हैं तो 3 साल बाद या 5 साल बाद, मुझे एक्यूरेट ध्यान नहीं है, उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसे B2 बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि होलदार के लिए आप डिपार्टमेंटल टेस्ट देते हैं और फिर आप सिलेक्शन ले लेते हैं उसमें। और जो होलदार प्रमोशन के थ्रू यानी सीनियरिटी के थ्रू प्रमोशन लेता है, मान लो 10 साल में एक सिपाही से होलदार बना, तो उसको किसी केस का आईओ नहीं बनाया जाता। लेकिन जो टेस्ट क्लियर करके आया होता है उसको प्रॉपर आईओ बनाया जाता है, किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एएसओ के बाद जो एसओ बना सीनियरिटी से और एक टेस्ट से, जी, तो उन दोनों में कुछ डिफरेंस रहता है?
सर मुझे लगता है एएसओ में उल्टा होता है। अच्छा। एक्चुअली क्या है ना कि जो पुराने एएसओ हैं जो सीनियरिटी से बन रहे हैं, हाँ। वो यूडीसी एलडीसी से आए हैं, तो उन पे उनको काम करने का ज्यादा अनुभव होता है, और इसलिए जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं, मतलब हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होती हैं उसमें पुराने एएसओ बैठे होंगे जो काफी उम्र के होंगे, तो नए लड़के जो होते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स नहीं दी जाती। लेकिन ये जरूर है कि वो सीनियरिटी में तो उनके बराबर ही है या उनसे ऊपर ही है, तो वो लोग रिटायर हो जाएंगे शायद एसओ या यूएस पे, लेकिन जो एग्जाम देके जा रहा है वो डायरेक्टर तक जाएगा। डायरेक्टर तक जाएगा। जी सर। अभी कोई आपने अपने डिपार्टमेंट में सुना हो कि यार वो एएसओ सिलेक्शन हुआ था और वो इस पोस्ट से रिटायर हुआ, ऐसा कुछ सुना? कोई बड़ी कोई पहुंचा हो? बड़ी पोस्ट सर, जैसे मेरे अंडर सेक्रेटरी थे एक, अच्छा। तो वो एलडीसी थे, फिर यूडीसी बने, फिर वो एएसओ बने, फिर वो एसओ बने और वो अंडर सेक्रेटरी बने, तो उन्होंने, और अभी भी वो अंडर सेक्रेटरी हैं। अच्छा। और तो डीएस बन सकते हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि एलडीसी बन के उन्होंने 5 प्रमोशन ले लिए। और अभी तो सर पिछले कुछ सालों में मुझे लग रहा है 5-7 सालों में कई सारे सीएसएस के लोग जॉइंट सेक्रेटरी बन रहे हैं। अच्छा। हाँ सर, जब भी कोई लिस्ट आती है तो उसमें 1-2 ऐसे जरूर होते हैं जो सीएसएस के होते हैं। और अभी जब आप प्रॉपर 205 आपकी रैंक है और मुझे उम्मीद है कि आपको आईएएस या आईपीएस में से कोई अच्छा कैडर मिल जाएगा, अभी आप एएसओ में अभी हो ज्वाइन पे या अभी छोड़ दिए? जो हाँ सर मैं अभी हूँ। अभी हो। हाँ। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको यूपी पीसीएस को छोड़ के इधर बांध लाई? ऐसा कौन सा वर्क कल्चर जो आप कह रहे हो कि भाई यहीं के लोग मिलते हैं, यूपी में वहीं के लोकल लोग होंगे, सेंटर में आपको सारे पूरे भारत के लोग मिलेंगे, लेकिन सारे दिन रहना तो एसी के कमरे में ही एएसओ को, उसने कौन सा ग्राउंड पे आके काम करना होता है? जबकि पीसीएस अधिकारी तो ग्राउंड पे भी काम करते हैं। हाँ सर बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो मेरी सीट्स पे रिसीट आती है, हाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ सर। मैं पहले फॉरेनर्स डिवीजन में था। अच्छा। जहाँ पे वीजा का काम होता है। तो जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ था, हाँ, अच्छा, तो उस टाइम उन लोगों को वापस लाना था, तो कोई ऐसी वीजा कैटेगरी नहीं थी जिससे उनको वापस लाया जा सके, क्योंकि ऐसे इमरजेंसी कुछ वीजा नहीं होता। तो हम लोगों ने एक वीजा कैटेगरी बनाई, एक्स मिसलेनियस वीजा। अच्छा। तो उसके थ्रू लोग वापस आ पाए। तो मैं आगे चल के ये बता सकता हूँ कि उसमें मेरा एक छोटा सा हाथ था। समझ गया। जबकि पीसीएस में यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट थिंग ओनली, ये एक होता है। वर्क कल्चर की सर बात है कि जैसे टाइमली वर्क होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि पीसीएस में जो बताते हैं बच्चे के नौकरी का कोई समय नहीं है। नहीं सर। और इधर पूरा परफेक्शन की तरफ जाता है चीज। 9 to 5 की जॉब है, 9:30 से 5:30, 6 होती है, किसी की 9 से 5:30 होती है। आपके पास रिसीट आएगी, आपको उसको करना है, आपके पास 10 दिन का 15 दिन का टाइम है, या फिर कोई अर्जेंट होती है तो उसको करना है। लेकिन पीसीएस में मैं गया था तो वहां कभी कोई अर्जेंसी थी ही नहीं। और वो 1-2 रिसीट अर्जेंट थी जो सबको पता थी कि वो अर्जेंट थी, तो उसके अलग रीजंस थे कि वो क्यों अर्जेंट थी। तो यहाँ पर सब कुछ अर्जेंट होता है। आरटीआई की याद ही है, या किसी पीएमओ पीजी जो नॉर्मल लोग करते हैं, आम आदमी करता है, तो वो टाइमली सॉल्व होते हैं सर। जबकि पीसीएस में तो मैंने एक बार आरटीआई लगाई थी। वो उसका जवाब वास्ते नहीं है। तो बच्चों समझ लो कि एसएससी क्यों जरूरी है और एसएससी कितनी बड़ी वैल्यू रखती है, या तो यूपीएससी या फिर एसएससी। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन मुझे एक चीज ये भी बताना कि आप भी साधारण से परिवार से आते हो, अपने घर वालों को या अपने आस पड़ोस या यार रिश्तेदारों को ये कैसे कन्विंस किया कि मैं पीसीएस में 5400 ग्रेड पे छोड़ के 4600 पे वापसी आ रहा हूँ? वो कन्विंसिंग पॉइंट क्या दिया घर वालों को कि नहीं मैं इसी में ठीक हूँ? घर वालों के लिए तो मोटी समझ ही आती है, अरे पीसीएस अधिकारी बना है, यूपी का रहने वाला है भाई, क्यों छोड़ रहा है? और सबसे बड़ी चीज उनको सैलरी दिखती है। बिल्कुल सर। तो वो कन्विंसिंग पॉइंट क्या था? सर पीसीएस में जब बना था तो पूरा पता पड़ा था लोगों को, भोकाल करना था। बिल्कुल। और वो दिखती, माँ बाप बहुत खुश थे। लेकिन जब मैंने बोला कि नहीं मम्मी पापा मन नहीं लग रहा, मुझे वापस आना पड़ेगा, उसका एक तो रीजन उसका ये था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी थी, क्योंकि पीसीएस में रह के नहीं हो पाती। वहां पे वर्क कल्चर ऐसा था कि पूरे दिन आप बैठे हैं, आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन आप ऑक्यूपाइड हैं, इन्वॉल्व हैं क्या किसी भी तरीके से। और वहां पे पॉलिटिक्स थोड़ी सी ज्यादा थी, बहुत सारे रीजंस थे। जबकि यहाँ पे मुझे टाइम था, मैं छुट्टी ले सकता था, मैं ऑफिस में भी बीच बीच में लंच में पढ़ सकता था। एक ये रीजन था। दूसरा कन्विंस कैसे किया, तो सर मेरे हम लोग बहुत छोटे बैकग्राउंड से आते हैं। मेरे पापा साइकिल चलाते थे जब मुझे ध्यान है, मैं जब छोटा था। तो मेरे पापा दोनों टीचर हैं, तो मम्मी को वो साइकिल पर ले जाते थे। अच्छा। पहले उनको छोड़ते थे, फिर वो जाते थे। तो मैंने वो सेम टाइम देखा है। तो मेरे मन में हमेशा ये था कि मुझे कुछ करना है। तो जब मैंने किया उसके बाद फर्स्ट टाइम ही मेरी जॉब लग गई थी, तो मेरे मम्मी पापा वहीं संतुष्ट थे।
जब मैं बैंक में पीओ बना लगा, हाँ, तभी वो संतुष्ट थे। उन्होंने कहा अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद सारा बोनस ही था। तो मैंने अगर उनको बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे वापस ही जाना है तो वो खुश हैं, चलो ठीक है दिल्ली रहेगा और सही है जॉब, 9 से 5 की जॉब है। पीसीएस में तो बड़ी दिक्कत है, ट्रांसफर भी था सर पीसीएस में। और यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। यूपी में सर कोस कोस पे कल्चर ही बदल जाता है। बिल्कुल। तो ईस्ट यूपी और वेस्ट यूपी का कल्चर बिल्कुल अलग है और मैं वेस्ट यूपी से आता हूँ तो बड़ी दिक्कत थी। दिल्ली का थोड़ा कल्चर सेम है तो इसलिए ये भी। और मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कोई जॉब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें तो कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता ही नहीं किसी का भी। नहीं सर, नहीं होता। नहीं, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो नहीं होता लेकिन डायरेक्शंस आते हैं ऊपर से कि आपको ये करना है, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होता कि आपको कुछ प्रेशराइज किया जाए किसी काम को करने के लिए। अच्छा, तो अब सत्यम इस पड़ाव पे आते हैं कि 2017 से एक गवर्नमेंट जॉब का टैग लग गया था, लाइफ सिक्योर हो गई थी, और अब आज है 2025 जी, और 2024 में यूपीएससी सिलेक्शन हुआ। तो ये बहुत लंबा समय निकाल दिया है ना। 2017 में सिलेक्शन हुआ, फिर 2017-18 में एसएससी में सिलेक्शन हुआ, फिर पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, कुल मिला के 6 सिलेक्शन लिए, फिर आखिर में 24 में जाके यूपीएससी हुआ। और जैसा मेरी आपसे बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि 6ठा अटेम्प्ट था ये, और बड़ी सरप्राइजिंग की बात है कि 5 अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ सर। और 6ठा अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था जी सर। और लास्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्या, एक बार प्रीलिम्स हुआ इन 6 सालों में, और जिस बार प्रीलिम्स हुआ उसी बार मेंस भी हुआ और इंटरव्यू भी हुआ। तो ये टाइम क्यों लग गया? सर मैं एक बात बताना चाहूंगा, यूपीएससी का ऐसा पेपर है, अगर कोई लड़का है जो कभी नहीं पढ़ा, वो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स देने जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि यार ये पेपर तो मैं कर सकता हूँ, ये तो थोड़ा सा पढ़ना है बस, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं था। उसको ऐसा लगेगा, मुझे भी ऐसे ही लगा था फर्स्ट टाइम। और ये बात तो तब है जब एसएससी निकाले बैठा है, और एसएससी वाले बच्चों के लिए मैथ रीजनिंग तो हलवा है। हाँ सर बिल्कुल। और तो फर्स्ट एक्चुअली क्या हुआ, मेरी जॉब लग गई सर, तो मैं वहां से फिर एग्जाम देता था। लेकिन जॉब एक बार लग जाती है तो फिर थोड़ा सा आता है। एक तो आपको काम करना है, दूसरा और भी चीजें होती हैं, आपको पैसे आने लगते हैं हाथ में, फिर आपको घूमने का मन करता है। तो मुझे लगता है मेरे 3 अटेम्प्ट जो थे लास्ट के वही सीरियस थे। अच्छा। स्टार्टिंग के अटेम्प्ट इतने सीरियस नहीं थे। मैं एग्जाम देने जाता था, मुझे थोड़ा सा पढ़ता था, मुझे लगता था ये तो हो जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स बहुत ट्रिकी है और मैं हमेशा कुछ नंबर से रह जाता था। लेकिन वो कुछ नंबर को बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मतलब 2 नंबर अगर आपके कट ऑफ से 5 नंबर कम आ रहे हैं तो आपको 5 नंबर अगर बढ़ाने हैं तो मुझे लगता है आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी और तब आपके 5 नंबर ही बढ़ पाएंगे। तो एक रीजन वो था। फिर मैंने लास्ट के 3 अटेम्प्ट जो है फिर सीरियसली दिए सर। और तो जो थर्ड लास्ट अटेम्प्ट था उसमें तो मेरा जीएस में 1.5 मार्क्स से रह गया था। वो साल पेपर थोड़ा सा टफ आया था। अब जो भी रहा हो, लास्ट टाइम सर मैं तैयार था सर बिल्कुल। अच्छा। मुझे मेरे मॉक में भी नंबर आ रहे थे, मैं बिल्कुल वो था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा सीसेट में नहीं हुआ, जबकि 66 के 64 नंबर रह गए, 66 चाहिए होते हैं। जीएस में मेरा क्लियर था और मैं जब पेपर दे रहा था तो मैं कह रहा था आंसर निकल क्यों नहीं रहे हैं। और क्योंकि सीसेट में मेरे हमेशा सर 100 नंबर 110 अच्छे नंबर रहते हमेशा। लास्ट ईयर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ऑब्वियसली पेपर तो टफ था ही लास्ट ईयर, लेकिन मुझे अपने ऊपर था कि मैं कर लूंगा। लेकिन मैथ के सवाल हुए नहीं, आंसर आए नहीं, कुछ आंसर आ गए गड़बड़ी में, मैंने आंसर टिक नहीं किए और फिर मैंने इंग्लिश के किए तो लास्ट में 64 नंबर ही बन पाए, तो वो डिवास्टेटेड था। और सत्यम बता रहा था मुझे बैठ के कि ऐसी हालत थी कि सर 7 into 6 में 36 कर रहा हूँ और उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी मैं 36 ही बोल रहा हूँ। और सर मैं 36 कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आंसर आके नहीं रहा, सारे तो स्टेप सही है और आया नहीं लास्ट में। और जबकि बाद में मैंने लिखा है वहां पे पेपर में 7 into 6 = 36 और मैं पता नहीं क्या था, माइंड इधर उधर हो जाता है सर, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ मैंने आंसर निकाल दिया, वो लिख दिया ऊपर और मैंने OMR में नहीं लगाया, तो ऐसे एक आंसर निकाल दिया लेकिन हाँ OMR में नहीं लगाया। तो ये 2 क्वेश्चन अगर ठीक हो जाते तो मेरे 66 के 70 हो जाते। तो लेकिन हो सकता है वो किस्मत थी सर। वो जब घर पे आया और वो 7 into 6 को देखा तो उस समय क्या महसूस हुआ? सर मतलब अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि मतलब मेरा जीएस का पेपर अच्छा हुआ था और मैं सोच रहा था यार, और मुझे लगा सर सीसेट में चलो ठीक है पेपर खराब हुआ है लेकिन 66 के 67 तो नंबर आ ही जाएंगे। अच्छा। लेकिन सर मेरे और आंसर की में भी मेरे 66 67 ही बन रहे थे, तो मैं था कि शायद हो जाए, लेकिन वो 2-4 श्योर नहीं था। नहीं सर, और वो नहीं हुआ। ब्रिलियंट। तो सर और अच्छा सत्यम, आप उस कैटेगरी में हैं जहां से ना बच्चों को सही सलाह दी जा सकती है।
एक बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं और वो बाद में सोचते हैं कि हम यूपीएससी की भी तैयारी इसके बाद करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 6-6, 7-7 साल तक यूपीएससी की लगातार तैयारी करते रहते जी हैं, सर। और सिलेक्शन रेट आपको भी पता है और बच्चों आपको भी पता है कि बहुत कम होता है। और कई बार एक आदमी या एक बच्चा अपने जीवन के 6-7 साल डेडिकेटेडली किसी चीज में लगा देता है और फिर उसको वो कामयाबी नहीं मिलती, तो उसके बाद उसका जो बैकअप प्लान है वो काम नहीं कर पाता और वापसी जीवन में उसको फिर से उस तरीके से बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सत्यम, कि अगर आज कोई बच्चा ग्रेजुएशन के दौरान यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो किस किस जॉब को वो साइड बाय साइड अपने दिमाग में ध्यान में रखता रहे कि मैं साथ साथ इसकी भी तैयारी कर लेता हूँ हल्की सी, ताकि मेरा जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो जाए। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, मेरा आप बात कर रहे थे, आपने मुझे कहा कि सर मैं किसी बच्चे को ये सलाह नहीं दूंगा कि 6-6 साल तक यूपीएससी की तैयारी करता रहे। सर एक इकोनॉमिस्ट है संजीव सान्याल, हाँ। उन्होंने एक कंसेप्ट अभी दिया था, पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन। तो इंडिया में अभी क्या है, पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन है, मतलब एस्पिरेशन की गरीबी है कि बच्चों के पास एस्पिरेशन ही नहीं है, उनके पास एक ही एस्पिरेशन है कि सरकारी नौकरी चाहिए। जेन्युइन। तो सर आपको अपने को आंकना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप नहीं बने हैं सरकारी नौकरी के लिए, कभी कभी आपको सच को स्वीकार करना चाहिए सर, और भी चीजें करनी चाहिए। सिर्फ देश एक सरकारी नौकरी से आगे नहीं बढ़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी पड़ेगी, अदर फील्ड्स में काम करना पड़ेगा। तो सर वो एक रीजन है जिसकी वजह से बच्चे लगे रहते हैं सर। तो सर जैसे मैंने 12th के बाद एनडीए का एग्जाम, सीडीएस के एग्जाम देता था। इससे ये क्या है, यूपीएससी ही कराता है, तो मुझे एक पैटर्न का पता पड़ता था कि यूपीएससी किस तरह के सवाल पूछ रहा है। तो आपको अगर नहीं जाना कोई बात नहीं, मत जाओ, कोई आपको जबरदस्ती तो करेगा नहीं, लेकिन आप एग्जाम में जब बैठोगे तो एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा कि एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, और आप क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, उस टाइम आप कर पा रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ आप, मुझे लगता है, पहले एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अब तो समवाट पैटर्न सेम ही है, वहां भी जीएस है, वहां भी मैथ है। हाँ, सीसेट के लिए आपको मैथ चाहिए, सीसेट में भी आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी सर अब, बिल्कुल, और अब वो बात नहीं रह गई। तो आपको एसएससी की, मुझे लग रहा है, तैयारी करनी चाहिए, और एसएससी का मन नहीं है तो बैंक की कर लीजिए, लेकिन किसी ना किसी चीज को आप पकड़िए। और आपको ये जो अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं कि 6 अटेम्प्ट में नहीं हुआ। अब सर मैं दूसरे का एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं अपना ही लूंगा। मेरी स्टोरी होती कि 5 में नहीं हुआ, 6ठे में हो गया, और मैं 6 साल से कुछ कर ही नहीं रहा था। हाँ। तो एक अलग स्टोरी जाती। मैं 6 अटेम्प्ट इसलिए दे पाया सर क्योंकि मेरे पास एक जॉब थी, ठीक है, तो मैं कितने भी अटेम्प्ट दे सकता था। वो 6 अटेम्प्ट का जो वेटिंग है, वो पेरेंट्स के लिए भी तो एक वेटिंग है, बिल्कुल सर, वो भी तो 6 अटेम्प्ट हर बार देने लग रहे हैं। सर आपको प्रेशर अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या है उनको भी सोचना चाहिए, सिर्फ अपने, थोड़ा सा इस बारे में सेल्फिश होने की जरूरत नहीं है। आप अटेम्प्ट दीजिए, मुझे लगता है 1-2 अटेम्प्ट आपको सीरियसली देने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा तो आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ थॉट जरूर करिए कि मैं, चलो जब तक ये नहीं हो रहा, मैं एसएससी की तैयारी कर लेता हूँ, या फिर मैं बैंक की तैयारी कर लेता हूँ, नहीं तो मैं यूपी या यूपी के कोई एग्जाम, या फिर स्टेट का कोई एग्जाम हो रहा है उसकी कोई तैयारी कर लेता हूँ। क्योंकि आपको कोई ना कोई पहले जॉब चाहिए हाथ में। अगर आपको जॉब ही चाहिए, अगर आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो ये सरकारी नौकरी या वो सरकारी नौकरी, तो पहले आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, उसके बाद आप यूपीएससी में जाइए। जैसे सर मैं आपको बता रहा था, मेरा एक दोस्त था, उसकी अभी बढ़िया रैंक आई है 2024 में एसएससी सीजीएल में। सर अभी यूपीएससी में बढ़िया रैंक आई है, आईएएस बना है साथ ही साथ, लेकिन उसका अटेम्प्ट हो नहीं रहे थे। अच्छा। तो उसने एसएससी का भी दिया 24 में। अच्छा। तो एसएससी में भी वो एसओ हो गया। लेकिन तेरा दोस्त था तो इसका मतलब वो तेरे साथ ही तैयारी कर रहा होगा। मुझे मिला था सर, वो उसने अपनी स्टोरी मुझे बताई। तो सर इससे क्या पता पड़ता है, उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि चलो नहीं हो रहा अटेम्प्ट, मैं साथ में तैयारी कर लूंगा, लेकिन मैं एसएससी की भी साथ दे देता हूँ कि लेट नहीं हुआ तो एसएससी में तो चला जाऊंगा। तो सर उसका हो गया एसएससी में, लेकिन अब नहीं जा करेगा ज्वाइन, क्योंकि यूपीएससी क्रैक कर ले, नहीं होता तो करता ज्वाइन, तो उसके हाथ में एक जॉब होती है। तो ही इज बेटर देन यू, जिसके पास कुछ नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, और लोग भी हैं, आसपास के लोग। आप तो अलग आके दिल्ली में पढ़ रहे हो, लेकिन आपके माता पिता के ऊपर जो समाज है और रिश्तेदार हैं वो क्या प्रेशर बनाते हैं आपको नहीं पता। तो मुझे लगता है उन लोगों का भी ध्यान करके आपको एक बी ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। देखो, सत्यम की बातों से आप कुछ पॉइंट तो समझे होंगे। सबसे पहली चीज ये कि जो बच्चे बहुत लंबे समय तक यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं और जो
अपना पूरा ध्यान केवल यूपीएससी की तरफ लेके रखते हैं। उनको ये बात समझना चाहिए कि अगर वो 6 साल तैयारी कर रहे हैं तो वो 6 साल अपना ही नहीं लगा रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी लगा रहे हैं, उनकी उम्मीदों का भी लगा रहे हैं, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन है उनका भी लगाने लग रहे हैं। तो बेटर तरीका क्या है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिए दिन का आधा 1 घंटा निकाल लिया जाए, जिसमें आप किसी दूसरा साइड बाय साइड एग्जाम की भी साथ साथ तैयारी कर सकें, जिसमें आपका सिलेक्शन ज्यादा आसानी से हो सके। और अगर हम कोई भी कॉमन एग्जाम की बात करते हैं तो अगर हम यूपीएससी को छोड़ दें तो बाकी सारे एग्जामों में मैथ आने लग रहा है, रीजनिंग आने लग रही है और जीएस आने लग रही है। जीएस आपको यूपीएससी में पढ़ना ही पढ़ना है, बस वहां आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं, एसएससी जैसे एग्जाम में फैक्चुअल पूछी जाती है। मैथ आज के समय में बहुत जरूरी है, हम बात भी कर रहे थे और मैं देख रहा था कि हिंदी मीडियम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हिंदी मीडियम का रिजल्ट, हम एक बच्चे नीलेश से पूछ रहे थे सवाल कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम क्यों रहता है, तो उसने कहा कि सर हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाता। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा आगे आ जाएंगे तो मींस निकलेगा हिंदी मीडियम वालों का। तो यानी आपको सी सेट के लिए मैथ चाहिए, आपको सी सेट के लिए रीजनिंग चाहिए। जी सर। तो लगभग आपको जो सिलेबस यहाँ तैयार करना है उतने में आपके कोई दूसरे एग्जाम भी इजीली क्लियर हो जाएंगे आराम से। तो बेटर है अपने ऊपर से प्रेशर हटाइए, अपने पेरेंट्स के ऊपर से प्रेशर हटाइए और फ्रेश माइंड से फिर अपने यूपीएससी के लिए तैयारी भी करिए सिलेक्शन लेने के बाद। सत्यम, वापसी से मैं आप पर आता हूँ, जब आप एएसओ की पोस्ट पे आपने ज्वाइन किया तो महीने के 80-90 हजार रुपए हाथ में आने लग गए, तो किसी आदमी के लिए सबसे मुश्किल समय जो होता है ना वो ये रहता है कि जब वो एक कंफर्ट जोन में चला जाता है ना तो दोबारा से उसे फिर से उस जोन में आने में ना बहुत टाइम लगता है। और वो टाइम इसलिए भी लगता है क्योंकि मन जो होता है उस चीज के लिए बहाने बनाने लग जाता है। जब आपकी जेब में पैसे होते हैं तो आप बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। आपके साथ ये काम ज्यादा हुआ क्योंकि आपने पहले बैंक पीओ हासिल किया, फिर एसएससी हासिल किया, उसके बाद और भी, तो उस जोन को कैसे चेंज कर पाए? साथ साथ मेरी सैलरी भी बढ़ती जा रही थी सर। हाँ, बिल्कुल। और मैं जब दिल्ली आया तो अब वो परमानेंट था, मुझे दिल्ली में रहना था। तो दिल्ली में इतने सारी चकाचौंध है कि आप बिल्कुल खो जाते हैं और आपका मन करता है कि आप भी जाएं आपके साथ के, क्योंकि बच्चे जा रहे होंगे, सच है, वो एंजॉय कर रहे होंगे और तो आपको लगेगा मैं क्यों नहीं कर रहा। तो सर एक मुझे लगता है एक विल पावर होती है। मुझे हमेशा से अपने ऊपर ये था कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ यूपीएससी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा या फिर मैं सही स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहा, लेकिन अपने ऊपर एक हमेशा से भरोसा था। और ये विल पावर आपको चाहिए, आपको अपने ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए और वो हमेशा चाहिए, चाहे एग्जाम नहीं निकल रहा लेकिन आपको मन में होना चाहिए। तो सर एक बात थी कि विल पावर होनी चाहिए, एक अपने ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। कुछ बच्चों के पास होता नहीं है, वो अगर उन्होंने एसएससी कर लिया तो वो सोचते हैं यूपीएससी नहीं कर पाऊंगा, उसमें तो और मेहनत चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, यूपीएससी में हल्की सी मेहनत आपको चाहिए लेकिन आपको एक डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी बना के रखोगे तो हो जाएगा आपका। सेकेंडली सर, जब मैंने इतनी सारी जॉब्स में काम किया तो मुझे एक बात पता पड़ी कि डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना वो सर ग्रुप ए के पास है। और जो हायर ऑफिसर, ये बात जो आप मुझे वहां पे बोल रहे थे, जी सर, इसको डिटेल में बोलो, बहुत जरूरी है ये चीज इंटरनल। सर जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं ना, पावर उन्हीं के पास होती है। आप जो ग्रुप बी के ऑफिसर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एएसओ में कहते हैं, ग्रुप बी के ऑफिसर्स तो बस गधों की तरह काम करते रहते हैं और लेकिन उनको रिकॉग्निशन उतना नहीं मिलता सर, नहीं मिलता। जितनी भी पॉलिसी बनती है ऑब्वियसली हायर ऑफिशियल्स के माइंड से, उनके साइंस से और उनकी भी थिंकिंग होती है, लेकिन सर कोई फाइल जब चलती है तो वो एएसओ ही चला रहा होता है, स्टार्टिंग में काम वही कर रहा होता है, एएसओ ही प्रपोज कर रहा होता है कि इसमें ये होना चाहिए और वो ऊपर जाके साइन हो जाती है। तो सर एएसओ का या फिर ग्रुप बी का बहुत रोल है गवर्नमेंट को चलाने में, और लेकिन उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। तो वो एक बात थी सर। तो हम लोगों ने काफी काम किया, मैं करता था सर, मैं जहाँ पहले काम करता था वहां हम लोगों को बहुत लेट रुकना पड़ता था, करते थे काम लेकिन कभी उतना रिकॉग्निशन कभी मिला नहीं। मेरे मन में तो था कुछ लोग होते हैं सर, जैसे कुछ लोगों को रिकॉग्निशन ना मिले तो वो चिढ़ जाते हैं, या फिर मेरे मन में था कि नहीं मुझे पता है मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, और अपने मन में कॉन्फिडेंस था कि नहीं अच्छा नहीं हो पा रहा तो मैं साथ साथ इसकी तैयारी करूंगा और मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा कि मैं खुद अपना डिसीजन ले पाऊं। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता था कि ऊपर हायर ऑफिशियल्स कोई ऐसा बैठे जिनमें थोड़ा सा कंपैशन हो फॉर अदर ऑफिशियल जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, जो उनकी बहुत मदद करते हैं। तो मैं चाहता था कि लेट मेरा हो तो मैं कल को जाऊंगा किसी पोस्ट पे तो मेरे मन में एक कंपैशन होगा कि मैं जानता हूँ कि ये लोग जो आए हैं एसएससी की तैयारी करके आए हैं, एसएससी से क्लियर होके आए हैं या किसी और एग्जाम से होके आए हैं, इन्होंने पहले वहां बहुत पढ़ाई की, यहाँ पर भी बहुत काम कर रहे हैं लेकिन इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तो मैं चाहूंगा कि उनको भी रिकॉग्निशन मिले। तो ये मेरा बड़ा मोटिवेशन था सर एग्जाम क्लियर करने का, कि मुझे
एक ऐसी पोजीशन पे आना था कि मैं डिसीजन मेकिंग पावर पे आ जाऊं, बस सर ये एक बनता। अच्छा, यही एक मोटिवेशन है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अगर आपको कोई चीज ऐसी पिन पॉइंट चुभी हुई है तो आप उसी के चक्कर में फिर सारा काम कर पाते जी हैं। सर। और सर साथ साथ जब आप काम करते हो तो आपको ऐसे ऑफिशियल मिलते हैं जो आपके ही ग्रुप के होंगे, हायर ऑफिशियल भी नहीं होंगे, आपके ही ग्रुप के होंगे, थोड़े से सीनियर होंगे, वो भी आपके साथ वो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, या वो आपको ज्यादा काम दे देंगे, या आपसे रूडली बात करेंगे, या आपके खिलाफ कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। तो वो भी एक मन में वो क्रिएट करता है कि नहीं मुझे तैयारी करनी है और मुझे तो बस निकलना है यहाँ से कैसे भी। तो मेरे मन में था कि मुझे वहां से निकलना है कैसे भी। मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ इस जॉब की और मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ जो भी करता हूँ, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि यहाँ तो मैं इसी में फंस के रह जाऊंगा। वहां पर अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई चापलूसी करके आगे बढ़ता है, कोई टाइम पे आके काम करता है लेकिन काम नहीं करता, कुछ लोग होते हैं जो टाइम पे आते हैं बस काम नहीं करते, बस टाइम पे आते हैं तो कुछ लोग थोड़ा सा लेट आते हैं काम करते हैं लेकिन वो चापलूसी नहीं करते। तो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सर मेरा बस ये था कि वहाँ काम की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और बाकी फैक्टर्स कम होने चाहिए। तो मेरा था, मैं काम तो करता था, मेरा था कि मैं कल को यहाँ से निकल के ऐसी पोजीशन पे जाऊँ कि मैं भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि नीचे के लोग काम कैसे करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये आइडिया है कि चलो कौन बंदा चापलूसी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा सा आइडिया है। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़े अच्छे सत्यम में एक चीज अच्छी बहुत निकलेगी कि ये ऑफिसर बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि रगड़ रगड़ के चल रहा है ना, एक एक डिपार्टमेंट में इतना अनुभव लेके जा रहा है, तो वो अनुभव बहुत काम आएगा आगे पब्लिक डीलिंग में। बिल्कुल सर। अच्छा, अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में शुरुआत से इसी में है, एएसओ में जो एमएचए है, या डिपार्टमेंट बदला कोई? सर मेरी एएसओ में रैंक अच्छी थी। अच्छा। हाँ, तो जो मैंने प्रेफरेंस भरी थी एमएचए फर्स्ट, तो फर्स्ट वही मिल गया था। कारण एमएचए का? मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं एमएचए में जाऊं, ऐसा कोई रीजन नहीं था। आई कार्ड पे तो शायद सभी के होम मिनिस्ट्री लिखा रहता है। एक्चुअली आई कार्ड पे होम मिनिस्ट्री आई कार्ड बनाती है एक्चुअली। अच्छा, तो होम मिनिस्ट्री, हाँ, तो सिक्योरिटी ऑफिसर, तो वो एमएचए का वो होता है जो फीता रहता है। लेकिन सर जो आई कार्ड होता है उस पर साफ मिनिस्ट्री लिखा होता है कि कौन सी मिनिस्ट्री है। जी सर। नाइस। तो अच्छा, मुझे ये बताना कि जो बच्चे एएसओ की पोस्ट पे इस समय काम करने लग रहे हैं, क्या उनके पास इतना टाइम होता है कि वो यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर सके? सर डिपेंड करता है सीट पे। कुछ सीट ऐसी होती हैं, जैसे आप अगर मंत्री जी के ऑफिस में चले गए या फिर होम सेक्रेटरी के ऑफिस में चले गए, और या फिर कोई भी ऐसा ऑफिस जहाँ पे दिन रात का काम है, तो वहाँ आपको शायद कम टाइम मिले। तो या कोई मिनिस्टर बहुत एक्टिव मिल जाए। जी सर, बिल्कुल हो सकता है। या आपकी बहुत छोटी कोई मिनिस्ट्री मिल जाए जहाँ पे बहुत कम स्टाफ है तो सारा काम आप ही कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो मुझे लगता है आपको मिनिस्ट्री जब चूज करो तो ऐसी चूज करो जो ना बहुत ज्यादा बड़ी हो ना बहुत ज्यादा छोटी हो। तो आपने जो चूज की ठीक थी उस हिसाब से? मैंने सर नहीं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं थी। मैंने तो जो चूज की उसके बाद मुझे सिलेक्शन मिला, उसमें बहुत काम था, तो वही रीजन था कि मेरा जो थर्ड लास्ट अटेम्प्ट था वो हो नहीं पाया क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया। आपके हिसाब से इस समय ठीक ठीक कौन सी मिनिस्ट्री जिसमें नॉर्मल काम हो जो बच्चा जानना चाहे? सर आप इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ले सकते हो, अर्थ साइंसेस ले सकते हो, और एजुकेशन ले सकते हो जहाँ आपको कुछ करने का भी मौका मिलेगा, और भी हैवी इंडस्ट्री ले सकते हो, पेट्रोलियम ले सकते हो। अगर आप एमएचए लोगे या फाइनेंस लोगे तो ऐसा नहीं है कि हर सीट पे काम होगा, लेकिन चांसेस हैं कि आपको हैवी सीट मिल जाए, तो थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो सकती है आपको। अच्छा, तो कुछ आप लोगों के साथ ऐसे भी तो नकारा होंगे जो कहते हैं सर समझ ही नहीं आ रहा काम कैसे करना है, काम को इतना ढीला कर देते होंगे या परेशान करते हैं, तो बिल्कुल। तो उनके साथ क्या, उनके कोई खिलाफ कार्रवाई भी होती है कि बस चलते रहते हैं ऐसे लोग? सर चलते रहते हैं उन लोगों को इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं बस। जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा, नहीं करता वो कुछ लोग बेशर्म होते हैं, क्या बोले जाए तो मतलब मन में अपने होना चाहिए ना, कलीग के बीच थोड़ी सी रिस्पेक्ट होती है। आप अगर काम करते हो थोड़ा ठीक, नहीं करते तो सब लोग आपके पीठ पीछे आपको गालियां दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे रह लेते हैं सब लोग नहीं रह सकते। अच्छा सत्यम, जब आपका इंटरव्यू हुआ तो आपसे तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा सवाल तो इसी पोस्ट के पूछे गए होंगे जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे थे अभी। मुझसे ये जरूर पूछा था कि आपने यूपीपीसीएस क्यों छोड़ा, जो आपने पूछा। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर क्या जवाब उनका वही रीजन था कि यूपीपीसीएस कोई क्यों छोड़ेगा, यूपीपीसीएस नहीं एक्चुअली नोएडा अथॉरिटी कोई क्यों छोड़ेगा। हाँ, हर कोई जानना चाहेगा इसको। तो मैंने उनको वही बताया था सर कि वहाँ प्रमोशनल एस्पेक्ट नहीं थे, इसलिए मैंने छोड़ा। और जो मैं अभी हो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा था कि आप कहाँ काम कर रहे हो, अच्छा, और
मोस्टली सर वो, लेकिन वही पूछ रहे थे यूपीपीसीएस के बारे में। फाइनेंस में थे तो फाइनेंस, एक मैडम थी जो आईआरएस थी, वो पूछ रही थी फाइनेंस के रिलेटेड कि पेंशन कौन सी अच्छी है, एनपीएस की, यूपीएस और नई आई अपने लिए भी हाँ अपने लिए पूछ रही थी। उन्होंने लिटरली ये पूछा कि मैं रिटायरमेंट हो गई है मेरी, तो मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, एनपीएस में बताओ किसमें टैक्स कम कटेगा। और अभी उस टाइम बजट आया था सीतारमन जी ने वो कि अभी तो बहुत खुश है मिडिल क्लास, ऐसा क्या कर दिया। तो वो इस तरह के सवाल पूछे थे। कोई और ऐसा सवाल जो इंटरव्यू में आपको लगा कि हाँ इस सवाल का मैंने आंसर बहुत अच्छा दिया, आपके सब्जेक्ट से अलग हटके, जो आपको लगा कि हाँ अब शायद कुछ रुझान बदला होगा इंटरव्यू में इन लोगों का? सर मेरी ट्रैवलिंग हॉबी थी। अच्छा, तो यूनिक है, बहुत कम लोगों की होगी। हाँ? तो उधर एक मैडम थी, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, उन्होंने मेरे साथ रैपिड फायर खेला इंटरव्यू में। इंटरव्यू में। हाँ। तो वो कह रही कि सत्यम ऐसा करते हैं, आप रैपिड फायर खेलते हैं। मैंने कि ओके मैडम। ये तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। कभी नहीं सर। और उन्होंने एक्चुअली उनके पास 10 क्वेश्चन थे। हाँ। तो वो रैपिड फायर में ये पूछ रही थी कि होटल में रुकोगे, होम स्टे में रुकोगे, हाँ। बीच पसंद है या माउंटेन पसंद है। तो ऐसे उन्होंने 10 सवाल पूछे जो कि ऐसे कोई नॉलेज बेस्ड तो थे नहीं। हाँ। उन्होंने उसमें से एक सवाल पकड़ा कि ये क्यों बोला। अच्छा, 10 में से एक पकड़ लिया और उसी से उठा लिया। और ये बताओ बस। तो वो मेरा अच्छा गया था। एक क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उन्होंने पूछा कि आप नॉन फिक्शन बुक नहीं पढ़ते। तो मैंने एक्चुअली तैयारी नहीं की उस बारे में, तो मुझे करनी चाहिए थी। तो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो मैंने पढ़ी हुई थी, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आई कोई बुक कि क्या यार नॉन फिक्शन बुक, और वो भी नॉन फिक्शन। तो मैं सोच रहा फिर उन्होंने बोला नॉन फिक्शन का मतलब बताने लग गए। मैंने कहा सर मुझे पता है नॉन फिक्शन। फिर लेकिन मुझे ध्यान नहीं आया। मैंने कहा सर मैंने पढ़ी है, लेकिन अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो ऐसा था। इंटरव्यू इज लाइक वेरी कैजुअल कन्वर्सेशन सर। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि पढ़ के जाने की जरूरत थी। तैयारी की मुझे लगता कोई जरूरत थी इंटरव्यू में। अगर फर्स्ट डे भी मैं जाता तो वैसा ही इंटरव्यू होता। ये मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट आपको एक एनवायरनमेंट दे देता है कि चलो 5 लोग सामने बैठे हैं तो आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन बस क्वेश्चंस का तो कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज ये भी बताना कि आपसे ये सवाल नहीं पूछा कि आप 6 साल, ये आपका 6th अटेम्प्ट है, उन 5 अटेम्प्ट में क्या दिक्कत रही, क्यों नहीं हुआ? उनके पास तो ये सारी डिटेल होती है। डिटेल होती है उनके पास, लेकिन नहीं ऐसा कोई सवाल उन्होंने पूछा। हो सकता है वो पॉजिटिव भी गया हो कि नहीं ये काफी डिटरमिनेट माइंड है इस चीज के लिए, तो अच्छी बात है। हो सकता है नेगेटिव भी गया हो कि नहीं ये तो पीछे ही पड़ा है तो वही कांट से। अच्छा सस्ते में एक आखिरी सवाल लेके चलते हैं कि आपने इतनी लंबी जर्नी चली कि 2017 से 6 सरकारी नौकरी ली और सारी अच्छी पोस्ट ली, ग्रुप बी ली, फिर ग्रुप ए ली, और अब आखिर में आप यूपीएससी के थ्रू क्रैक किया 205 रैंक के साथ। आपको इन 6-7 सालों में जो ये टाइम बीता है, इसमें अगर आपसे ये कहा जाए कि आपकी कौन कौन सी सबसे ज्यादा कमियां रही जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन इतने लंबे समय तक मुश्किल रहा या इतने लंबे समय बाद आया, और कौन कौन सी ऐसी खूबियां थी कि इतने लंबे समय के बाद भी आपका सिलेक्शन हो गया, दोनों बताना मुझे। सर कमियां तो मुझे लगता है मेनली वही थी कि मैं पीवाईक्यू नहीं फोकस कर रहा था। तो जो मेरा प्रीलिम्स में नहीं हो रहा था उसका एक रीजन था कि मैंने पीवाईक्यू पे इतना फोकस नहीं कर रहा था। मैं पढ़ लेता था एक बार और कई बार छोड़ भी देता था। लेकिन मैंने जब लास्ट के 3 अटेम्प्ट दिए, उसमें मैंने पीवाईक्यू पे बहुत फोकस किया और उसको 3-4 बार पढ़ा। मतलब जैसे मैं एक बार पढ़ता था और मुझे कोई सवाल नहीं आया 10 में से, तो उसको मतलब अंडरलाइन कर लिया, उसको टिक कर लिया, और बाद में उसको पढ़ना है और हमेशा पढ़ के जाना है। क्योंकि आप कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे यूपीएससी में, लेकिन स्टेटमेंट जो रिपीट हो जाता है और या फिर थीम रिपीट हो जाती है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे। और दूसरी बात, पीवाईक्यू करने से आपको पता पड़ता है कि यूपीएससी सवाल किस तरह से पूछ रहा है, मतलब किस तरह के फ्रेम कर रहा है, तो आपको एलिमिनेशन में मदद मिलती है। तो वो एक चीज थी कि जिसने मेरे मार्क्स बहुत इंप्रूव किए। तो और दूसरी चीज थी सर, मैंने कभी मॉक टेस्ट नहीं देता था। मॉक टेस्ट नहीं देता था। क्यों? मैंने पता नहीं, मुझे लगता था कि मैं पीवाईक्यू करता रहा हूँ, मतलब मैं पीवाईक्यू ऐसे घर पे बैठ के कर लेता था, तो मुझे लगता था हो गया बस, मॉक टेस्ट क्या देना। लेकिन मॉक टेस्ट का बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत। और उसका एक दो रीजन है कि आप इन्वायरमेंट, एक तो आप उसमें पहुंच जाते हो कि 2 घंटे में करने हैं सवाल। सेकेंडली आपको एलिमिनेशन और ये सब पता पड़ता है कि क्या क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, और मॉक टेस्ट दो, आप उसको एनालाइज करो कि क्यों गलत हुआ, कि मैंने टिक क्यों किया, और आपको ये भी पता पड़ता है कि सवाल कौन से छोड़ने हैं। तो ये 2 चीजें होती हैं जो मॉक टेस्ट को आप करनी है। ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, आपको अप्रोच पे फोकस करना है। पीवाईक्यू अच्छे से करिए और मॉक टेस्ट के अप्रोच पे फोकस कीजिए, तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, लेकिन एट लास्ट तो फिर लकी है।
और किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है ऐसे एग्जामों में। और सर जो चलाती रही मुझे वो मोटिवेशन ही था कि मेरा कि मुझे यहाँ से निकलना है और कुछ ऐसी पोजीशन पे पहुंचना है बस। वो डिपार्टमेंटों का दबाव बार बार वो काम आता रहा और उसी ने आगे मोटिवेशन दी। बड़ा सर बहुत फोकस बहुत मैटर करता है वो। थैंक यू यार, थैंक यू।